मौर्य काल से जो अगला क्वेश्चन आया था, मौर्य काल में कला और प्रौद्योगिकी का विकास के डेवलपमेंट पर क्वेश्चन था। ठीक, तो मौर्य काल में जो भी मतलब कला का विकास हुआ है ना, चाहे जो भी टेक्नोलॉजी का विकास हो, उसमें सबसे बड़ी बात थी कि राजकीय संरक्षण उसको प्राप्त था। गवर्नमेंट के उसके संरक्षण में ये डेवलप हुई। प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का महत्वपूर्ण चरण था। विशाल साम्राज्य, जो कि काफ़ी विशाल साम्राज्य था, ठीक है, सेंट्रलाइज उनका सिस्टम था। तो इनका जितना भी स्ट्रक्चर देखने को मिला है उसमें काफ़ी भव्य और जो मौर्य साम्राज्य की वैभवता है उसमें उसको देखने को मिलती है। ठीक है, तो आर्ट में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, तो स्तंभ कला, स्तूप, वास्तुकला, शैल कृत जो वास्तुकला है ना, गुफाएं जो वगैरह बनाई गई थी, लोक कला, नगर नियोजन इसमें देखेंगे। तो जो पिलर आर्ट से हम लोग देख ही चुके हैं, पूरे एक सिंगल पत्थर को पूरे पूरे पहाड़ को काट के एक सिंगल मोनोलिथिक स्टोन पर ये बनाए जाते थे। ठीक है, उस पर अच्छी डिज़ाइन बनाई जाती है। जैसे सारनाथ का आप देखेंगे तो एक कमल होता था उल्टा, फिर उसके ऊपर एक ये अशोक चिन्ह बनाया ऊपर, है ना। तीन तरफ देखेंगे आप वो बने हुए हैं शेर, बीच में ये देखिएगा आप, इसमें अलग अलग टाइप के जानवर बनाए गए हैं। ठीक, इसी प्रकार स्तूप वास्तुकला के बहुत अच्छे, बहुत डिज़ाइनदार स्तूप बनाए गए। खास करके अशोका ने 80,000 से ज़्यादा स्तूप बनाए। सांची का इसका उदाहरण देख ही सकते हैं आप। बहुत सारी जो केव बनाई गई बराबर की पहाड़ियों में, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि की गुफाएं, ये पूरी पूरी पहाड़ों को काट कर उनके अंदर केव बनाई गई। और केव सिर्फ नहीं बनाई गई उनको, बल्कि पॉलिश से उनको काफ़ी चिकना इस टाइप से बनाया गया। ऐसे ये जो पिलर थे, पॉलिश लगा लगा के उनको चिकना और चमकदार बनाएगा। लोक कला में देखें, इन्होंने यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ बनाई गई। दीदारगंज में यक्षिणी का इसका प्रमुख उदाहरण है। नगर नियोजन की बात करें, पाटलिपुत्र का जो राजप्रसाद है जिसको बोलते हैं उनका किला, उसको बनाया, लकड़ी से बनाया गया है इसके लिए। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप देखेंगे जो टेक्नोलॉजी का क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, तो लोहे का यूज़ होने लगा था। तो लोहे का यूज़ कृषि उपकरणों में और हथियारों में व्यापक स्तर से किया जाने लगा, जिस कारण की सैन्य क्षमता में वृद्धि हुई और कृषि का उत्पादन बढ़ा, जो इनके साम्राज्य को विशाल बनाने में, उसको एक समृद्धशाली साम्राज्य बनाने में इसने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई लोहे ने। पत्थर की टेक्नोलॉजी आप देख लो, कैसे कैसे पत्थर पूरे पूरे पहाड़ काट के, है ना, वो बनाए गए, स्तूप बनाए गए, है ना, और पिलर बनाए गए, है ना, चमकदार, उन पर पॉलिश की गई। जल प्रबंधन की बात करते हैं, इन्होंने बांध, जलाशय इत्यादि को निर्माण किया ताकि सिंचाई की जा सके, पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। इसका एग्जाम्पल है सुदर्शन झील जो गिरनार क्षेत्र गुजरात में है। इसी प्रकार परिवहन संचार की व्यवस्था, इतना बड़ा साम्राज्य था, और इतना बड़ा, जब कोई बहुत बड़ा साम्राज्य होता है और उसमें अच्छे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अच्छा ना हो तो पॉसिबल ही नहीं है कि इतना बड़ा कोई साम्राज्य बना पाए। ये तभी पॉसिबल हुआ था कि वहाँ पर अच्छी सड़कें थी, है ना, उन पर सड़कों पर सूचनाएं उपलब्ध कराई गई थी। ठीक है, ये सब किया गया था। ठीक, तो मौर्य काल में राजसत्ता, कला और प्रौद्योगिकी का समन्वय दिखाई देता है। और जितनी भी डिज़ाइन इसमें बनाई गई, जो भी टेक्नोलॉजी बनाई गई, जो उसमें एक प्रकार से भव्यता, जो उनकी समृद्धि वो दिखाई देती है, जिसका भारतीय कला पर बाद में जाके बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अगला है गुप्तकाल। गुप्तकाल से क्या कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। गुप्तकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, और गुप्तकाल को भारत का जो गोल्डन एज क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला इसमें टॉपिक देख लेते हैं, गुप्तकाल के दौरान साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इसमें कैसा रहा। तो हम जानते हैं 4वीं से 6वीं शताब्दी तक गुप्त राजाओं ने भारत में शासन किया। इनके इतिहास को स्वर्णिम किया जाता है क्योंकि इनके टाइम में हर फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो आर्ट्स हो, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे मेडिसिन हो, काफ़ी अच्छा उसका डेवलपमेंट हुआ था। बहुत अच्छा इन्होंने, चाहे लिटरेचर हो, उसमें बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ। इस कारण के जो पीरियड है टाइम का, उसको इंडिया का गोल्डन एज कहा जाता है। शिल्प कला में देखिए, बड़ी बड़ी अच्छी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, मूर्ति कला वगैरह बनाई गई। सारनाथ की जो बुद्ध की गुफाएँ देख लो, उदयगिरी की वराहमिहिर की प्रतिमा देख लो, देवगढ़ का मंदिर देख लो, इसमें, है ना, तो मूर्तियाँ बनाई गई, साथ साथ बहुत अच्छे टेम्पल्स इसमें बनाए गए। धातु कर्म की बात करें, इन्हें कौन कौन सी मेटल यूज़ किया, तो चाहे वो लोहा हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे सोना हो, तीनों मेटल इनके यहाँ यूज़ होते थे। महरौली का जो लोह स्तंभ देख लो, कितना शानदार, आज तक उसमें जंग नहीं लगी है। ठीक है, इसी प्रकार स्वर्ण मुद्राएं बनाई थी जिनको इन्होंने दीनार कहा। ठीक है, चांदी की भी मूर्ति वो बनाई गई थी, यहाँ तक कि शीशे के, तांबे के, इन सब के सिक्के इसमें बनाए गए। तो ये इनके टाइम में जो
जो अलग अलग जो मेटल है उसका काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है और उनको बहुत ज़्यादा फाइन मेटल के रूप में बनाया गया उनको, ठीक है। कृषि उत्पादन की बात देख लें तो सिंचाई, जल संग्रह, कृषि उपकरणों का काफ़ी सुधार हुआ, ठीक है। जो पुरानी झीलें थी उनकी मरम्मत कराई गई, जैसे सुदर्शन झील है ना, इसको दोबारा से रिवाइव किया गया, ठीक है। अमरकोश में हल और कृषि उपकरणों का भी उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार अगर मैथ की बात करें तो मैथमेटिक्स में पाई का मान हो गया, आर्यभट्ट के टाइम थे ही, है ना, आर्यभट्टिका, इसमें काफ़ी मैथमेटिक्स के फॉर्मूले वगैरह दिए गए थे। खगोल की अगर बात करें तो आर्यभट्ट ने पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूमने की अवधारणा दी, ठीक है। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका खगोल ज्ञान से इसमें काफ़ी इसमें नॉलेज इसमें दी रखी है उनकी, है ना, काफ़ी ऑब्जर्वेशन उनके दे रखे हैं। इसी प्रकार मेडिसिन की अगर बात करें, चिकित्सा की, तो काफ़ी इनके टाइम में जो मेडिसिन है, चिकित्सा है, काफ़ी इसका डेवलपमेंट हुआ। इनके टाइम में शल्य चिकित्सा यानी जो सर्जरी होती वो तक होती थी, है ना। बागभट्ट की अष्टांग हृदय आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। चित्रकला के क्षेत्र में बहुत अच्छी पेंटिंग्स इनकी मिलती हैं, खासकर कहाँ मिलती हैं वो, अजंता की गुफाओं में जाके देख लो, बहुत कलरफुल, बहुत फाइन पेंटिंग की गई है, ठीक है। अलग अलग रंगों का इसमें यूज़ किया गया है। ऐसी यातायात प्रणाली, इनका ट्रेड जो होता था पाटलिपुत्र से ये ताम्रलिप्ति से ईस्ट एशिया में होता था ऐसे, है ना, और वेस्ट एशिया यहाँ तक कि यूरोप तक इनका ट्रेड होता था, ठीक है। तो यातायात प्रणाली भी इनकी बहुत अच्छी थी। तो इस प्रकार देखा जाए तो मुगल कालीन उपलब्धियों में भारतीय वैज्ञानिक चिंतन, तकनीकी कौशल और ज्ञान परंपरा को सुदृढ़ आधार इन्होंने दिया, ठीक है। तो इस प्रकार इनके टाइम में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ था। अब नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन आया था वही कि गुप्त काल को प्राचीन इतिहास का मतलब ना, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो वही सिंपल सी बात है, इनका जो टाइम था, जैसा भी हम पीछे पढ़ा था, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा इन्होंने डेवलपमेंट किया था, उसको बहुत ज़्यादा संरक्षण दिया हर क्षेत्र के, चाहे वो संस्कृति हो, कला हो, साहित्य, विज्ञान, जो भी हो, उसको बहुत इन्होंने प्रेशर दिया, उसको संरक्षण दिया, उसको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इनका योगदान था। कारण क्या था, क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़ा इनका जो साम्राज्य था बहुत बड़ा था, ठीक है। साथ ही साथ बड़ा होने के साथ साथ इनने पूरे साम्राज्य को सुरक्षित रखा, काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रखा, क्योंकि एक से एक योद्धा पैदा हुए थे इसमें, ठीक है। तो जब कोई साम्राज्य सुरक्षित होता है, जाहिर सी बात है यहाँ पर जितनी भी सफ़र चीज़ें हैं, चाहे कला हो गई, चाहे वो लिटरेचर हो गया, वो बहुत अच्छी तरीके से उनको विकास करने का मौका मिलता है। जहाँ लगातार वॉर हो रही होती है वहाँ ऐसा पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो पहला स्वर्ण क्यों कहा जाता है, सबसे बड़ी बात है राजनीतिक स्थिरता। देखा जाए एक से एक इसमें जो इनके राजा हुए थे, एक से एक जो रूलर थे, बहुत अच्छे रूलर माने जाते थे। समुद्रगुप्त को ही देख लो, उसको भारत का नेपोलियन बोला जाता था, ठीक है। इनकी बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक की क्षेत्र की सीमाएं थी, साउथ में भी काफ़ी बड़ा इनका साम्राज्य था, ठीक है। आर्थिक समृद्धि देख लो, कृषि, व्यापार, सिक्कों का चलन इसमें देखा जा सकता है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा पूरे विश्व में सबसे टॉप क्लास की करेंसी बताई जाती है, जिसको दिनार बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि सारे हर प्रकार का मेटल यूज़ कर रहे थे, लोहे का अच्छा तरीके का ज्ञान था, तो कृषि में जो उपकरण थे वो लोहे के ही यूज़ होते थे। इससे क्या होता था, इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, उसका ही एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा करते थे, ठीक है। इसी प्रकार आप देखो साहित्य के क्षेत्र में कालिदास हो गया, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी बोला जाता है, विष्णु शर्मा हो गई, इनकी पंचतंत्र थी, है ना, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी। साथ ही साथ आप देखो नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला तो खैर इनकी नहीं थी, नालंदा यूनिवर्सिटी इनके टाइम में थी, ठीक है। काफ़ी उसमें बाहर से पढ़ने काफ़ी विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, ठीक है। फायान भी उसी के टाइम आया था, ठीक। इसी प्रकार मैथमेटिक्स में देखो आप लोग, पाई का मान हो गया, चाहे शून्य की बात हो गई, खगोल की विषय की बात हो गई, है ना, स्पेस की बात हो गई, ये सारी चीज़ें आप इसमें देखी जा सकती है। लौह स्तंभ था, कितना अच्छा उनका उदाहरण था इस चीज़ का कि आज तक इसका जो लोहा है इस पर जंग लगी नहीं है। तो मेट्रोलॉजिकल साइंस जो थी कितनी अच्छी थी इनकी, ठीक है। इसी प्रकार आप देखिए कला और स्थापत्य कला, धर्म में बात करें, अजंता एलोरा गुफाएं आप देख लो, तो इन्होंने क्या करा था, हर हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म को भी प्रचार दिया। अजंता एलोरा की गुफा बनवाई, स्तूप सभी काफ़ी उन्होंने बनवाए, ठीक है। मंदिर, टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल बनवाए, जैसे दशावतार मंदिर, ठीक। तो कला, स्थापत्य कला में इनका और धर्म के को बढ़ावा देने में इनका बहुत अच्छा रोल इन्होंने निभाया था। इसी प्रकार आप देख लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, चाहे ट्रेड हो गया, ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, साथ ही साथ यूरोप में इनके यहाँ से ट्रेड होता था, ठीक है। अन्य अगर देखें तो धातु कर्म में हो गया, चिकित्सा में हो गया, चित्रकला में, इन सब में इनका बहुत अच्छा योगदान था। तो हर फील्ड में इन्होंने बहुत
उसको ना सिर्फ प्रश्रय दिया, उसका संरक्षण किया, बल्कि उनको फ्लोरिश करने के लिए बहुत सारे उनको रिसोर्सेज प्रदान किए। इसी कारण इनके जो टाइम में हर फील्ड में बहुत अच्छी डेवलपमेंट देखा जा सकता है। इसी कारण इनके जो टाइम है, गुप्तास का जो टाइम है, वो उसको भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब नेक्स्ट है इसमें टेम्पल आर्किटेक्चर था वो, तो उससे नागर शैली के बारे में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा, नागर शैली की विशेषताएं क्या होती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, भारत में जितनी टेम्पल जो आर्ट थी, टेम्पल जो आर्किटेक्चर था, 3 टाइप से था भारत में अगर देखा जाए तो, है ना। नॉर्थ में चलता था नागर, मिडिल वाले भाग में चलता था बेसर, और साउथ में चलता था जो था द्रविड़ स्टाइल था। तो साउथ में ये 3 टाइप का था। तो क्वेश्चन है नागर शैली का, यानी नॉर्थ में किस टाइप से मंदिर आर्किटेक्चर उनको बनाया जाता था, ठीक। तो इसमें मुख्य विशेषताएं होती थी, पहले एक शिखर होता था, ये देख रहे हैं शिखर, इस टाइप से एक शिखर हुआ करता था, ठीक। ये सारे मंदिर आप देख सकते हो। गर्भगृह होता था, ये इसमें गर्भगृह हो गया, जहाँ पे जो मेन जो भगवान है उनकी मूर्ति रखी जाती थी, ठीक। इसके आगे एक अंतराल होता था। गर्भगृह, गर्भगृह के चारों ओर क्या होता, परिक्रमा करने के लिए एक अंतराल होता था। फिर मंडप होते थे, ये मंडप हो गए, यहाँ पर बैठने के लिए, कतार लगाने के लिए होता था, ठीक है। आमलक या कलश, ये इसके ऊपर रखा जाता था। ये शिखर हो गया, शिखर के ऊपर ये आमलक हो गया, इसके ऊपर ये कलश रखा होता था, ठीक है। प्लेटफॉर्म, इसको जागती बोलते हैं, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म पर मंदिर बनाए जाते थे। दक्षिण भारत में ये प्लेटफॉर्म नहीं होते थे, ठीक। इस टाइप से इनको मंदिर को बनाया जाता था, ठीक है। मंदिर में और क्या होता था भाई, अच्छी तरीके से नक्काशी, शिल्प, अलंकरण, ये सारी देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी, उनमें काफ़ी अच्छी उनको डिज़ाइन किया जाता था, काफ़ी अच्छी से शिल्पकला उसमें देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए खजुराहो देखो आप, कोणार्क का देखो आप टेम्पल, तो इसके प्रमुख उदाहरण है। तो नागर शैली मंदिर की ऊर्ध्वमुखी अलंकरण युक्त तो आध्यात्मिक रूप से केंद्रित होते हैं। इनकी स्थापत्य कला भारतीय सौंदर्य बोध, धार्मिक प्रतिष्ठा लिखा है, और तकनीकी निपुणता का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है, ठीक है। तो ये अभी तक नागर शैली पर एक ही क्वेश्चन आया है टेम्पल आर्ट्स पे, ठीक। अगला जो टॉपिक है भारतीय संस्कृति एवं विरासत, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। इसमें अभी तक 3 टाइप के क्वेश्चन आए हैं। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक पहलू, एक तो ये है। दूसरा, प्राचीन भारतीय ज्ञान और भारत के विश्व गुरु के रूप में कैसे उसने स्थापित किया भारत को विश्व गुरु के रूप में, वो है। तीसरा आया है इसमें, 1 मिनट, तो तीसरा जो टॉपिक था भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं और सांस्कृतिक विविधता, ये इस वाले पोर्शन से ये 3 ही क्वेश्चन आए, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक पहलू क्या क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत यानी एंशिएंट टाइम में हमारे क्या क्या जो वैज्ञानिक पहलू थे, ठीक है, उसके यानी हमारे कुल मिलाकर साइंस के फील्ड में हम लोगों ने क्या क्या तरक्की की थी, प्राचीन समय में क्या क्या हमारे इस फील्ड में काम किया था, उसको बताना है, ठीक। तो पहले गणित और खगोल शास्त्र, जैसा कि हम जानते ही हैं, पढ़ के ही आए अभी। शून्य का आविष्कार हो गया, चाहे आर्यभट्ट ने पाई का मान हो गया, भास्कराचार्य की लीलावती होगी, ये सारी मैथमेटिक्स में और खगोल शास्त्र में हम लोगों का योगदान था, ठीक है। आयुर्वेद में देख लो आप, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, औषधि और सर्जरी पर आधारित थी। सुश्रुत को, जो सुश्रुत थे, इनको सर्जरी का जनक भी बोला जाता है। प्लास्टिक सर्जरी तक बताया जाता है, और मोतियाबिंद और प्लास्टिक सर्जरी तक उस टाइम में हो रही थी, ठीक है। ऐसे ही वास्तुकला, आर्किटेक्चर में, इंजीनियरिंग हम लोग देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखो कितना अच्छा उन्होंने जल जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है किस तरह बनाया था, प्लान सिटी था, है ना। इसी प्रकार मंदिर को देख लो, किस तरह से डिज़ाइन करके मंदिर बनाए जाते हैं, अलग अलग उसकी शैलियाँ हैं, ठीक है। ताजमहल भी आप देख सकते हैं इसमें, ठीक। कृषि और पर्यावरण विज्ञान का हमको काफ़ी अच्छा ज्ञान था, ठीक है। पंचगव्य, जैविक खेती, पंचगव्य आपको हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसके पंचगव्य के बारे में मिल जाएगा पढ़ने के लिए। जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती हम लोग करते थे उस टाइम में। उत्तराखंड की पारंपरिक वहजाना कृषि, ये हमारी एंशिएंट कृषि का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है। इसी प्रकार आप देखो योग, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, है ना, शारीरिक उसके स्वास्थ्य के लिए योग की इन्होंने बात करी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को घोषित कर दिया। मेट्रोलॉजी, है ना, हो गया। धातु कर्म और रसायन, हड़प्पा काल में जो कांस्य की नर्तकी की डांसर की जो मूर्ति मिली, वो आप देख लो कितनी बेहतरीन मूर्ति बनाई गई है। इसी प्रकार जो दिल्ली में लौह स्तंभ है ना, जो लगाया गया है, अभी तक इतने साल हो गए, अभी तक उस पर जंग नहीं लगी है, ठीक है। तो ये हमारा जो मैं
रसायन विज्ञान है, जो हमारा धातु कर्म विज्ञान है, उसके बारे में जानकारी को हमें बताता है। इसी प्रकार जल प्रबंधन हो गया, मोहनजोदाड़ो में देख लो बड़े बड़े स्नानागार बनाए गए थे, ठीक है ना। ये पता नहीं क्या लिख दिया इसने, ठीक है। और दूसरा गुजरात में आप देख लो रानी की बाप, जो बड़े बड़े पानी में स्टोर किया जाता था, ठीक है। सुदर्शन झील आप देख लो, तो वाटर मैनेजमेंट का बहुत अच्छा हम लोगों को ज्ञान था। इसी प्रकार फिजिक्स में आप देख लो परमाणुओं तक का हमको ज्ञान था। महर्षि वैशेषिक ने इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो निष्कर्ष यही, भारत की सांस्कृतिक विरासत केवल धार्मिक या कलात्मक नहीं बल्कि गहन वैज्ञानिक ज्ञान का भंडार भी है, ठीक है। गणित, चिकित्सा, वास्तुकला, योग और धातुकर्म जैसे क्षेत्रों में इनका योगदान आधुनिक विज्ञान और सतत विकास के लिए आज भी प्रासंगिक है, ठीक है। तो ये हमारी हिस्टोरिकल जो जितने भी हमारे साइंटिफिक अचीवमेंट है या साइंटिफिक नॉलेज है उसके बारे में क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के ज्ञान के आधार पर भारत को विश्व, मतलब जो हमारी एंशियंट नॉलेज थी उसने कैसे हमको एक विश्व गुरु के रूप में इस्टेब्लिश किया। तो वही सब चीज़ें जो हम लोग पढ़ के आए हैं, हर क्षेत्र में हमने डेवलपमेंट किया था, अच्छा सा विकास किया था। पूरी दुनिया को हम लोगों ने अपना नॉलेज शेयर करी थी अपनी, चाहे वो मैथ से जुड़ी हो, चाहे खगोल विज्ञान की हो, सर्जरी की हम लोग बात करके ही आए, मेडिसिन की बात करी हम लोगों ने। हमें इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में जो देख लो, चाहे तक्षशिला यूनिवर्सिटी हो गई, नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो गई, जहाँ बाहर से आने वाले दूर दूर के देशों के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, है ना। जिसमें हर तरह का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, चाहे वो साइंस हो, है ना, इंजीनियरिंग हो, ठीक है, मैथमेटिक्स हो, खगोल हो तुम्हारे, है ना, ये सारा पढ़ाया जा रहा था उसमें, ठीक। इसी प्रकार आप फिलॉसफी की बात देख लो, आप लोग हमारे वेद देख लो, उपनिषद देख लो, ठीक है। अलग अलग उसमें टाइप की फ़िलासफ़ी आपको देखने को मिल जाएगी, चाहे वो चारवाक की हो गई, चाहे बौद्ध से रिलेटेड हो गई, जैन धर्म की हो गई, ठीक। वसुधैव कुटुंबकम, हमने दुनिया को संदेश दिया, पूरी दुनिया हमारा घर है, ठीक है। जितने बड़े बड़े लीडर हुए हमारे दर्शन को पढ़ के, हमारे जो वेद हैं, ग्रंथ हैं, उनको पढ़ के उन्होंने कितने आगे बढ़े, है ना। जितने सारे ग्रंथ थे, वेद थे, इन लीडर्स को कितना उनको प्रेरित किया ग्रंथ ने, है ना। तो ये सब हमारा एंशिएंट नॉलेज जो थी, जो इनको प्रमोट कर रही थी, इनको प्रेरित कर रही थी। इसी प्रकार आप देखो योग, पूरी दुनिया में आज फेमस हमारा योग, है ना। वास्तुकला, अभियांत्रिकी की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग देख ही सकते हैं कैसे सिटी प्लानिंग किया गया था। आज तो सिटी प्लानिंग लोगों के लिए नहीं है, हम लोग बहुत कितने साल पहले से जानते थे। वाटर कंजर्वेशन हो गया, है ना, ये सब हो गया। साथ ही साथ देखो आप हमारा ट्रेड भी हम पूरी दुनिया में ट्रेड करते थे, मसालों का, धातु रत्न का, रेशम, है ना, सिल्क का, इन सब का ट्रेड करते थे। इसी प्रकार कृषि और पर्यावरण ज्ञान हमारा कैसा था, ठीक है। आज भी हमारी प्राकृतिक आधारित जीवन शैली, जैव विविधता संरक्षण, पंचमहाभूत की अवधारणा, ये सारी चीज़ें हमारे पर्यावरण के विषय में जो हमारी नॉलेज है उसको बताते हैं। कैसे हमारे पर्यावरण की नॉलेज हमने विकसित की, कैसे दुनिया को बताया कि हम क्यों पर्यावरण को, क्यों एनवायरनमेंट को कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी हमारी, जो हमारा नॉलेज थी, एंशिएंट नॉलेज थी, इसने हमारे देश को एक, हमारे मतलब भारत को एक विश्व गुरु का दर्जा दिलाया। अगला जो क्वेश्चन है इस टॉपिक में, भारत की संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति के बारे में हम जानते हैं, विश्व की सबसे प्राचीन है ना, निरंतरता युक्त और विविधताओं से भरी हुई हमारी संस्कृति है, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम हमारे एक बहुत सिद्धांत है हमारा, है ना। हर क्षेत्र में हम लोगों ने, हर क्षेत्र, धर्म हो गया, दर्शन हो गया, कला हो गया, जिस किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, हमारी संस्कृति साफ साफ उसमें झलक दिखती है। प्राचीनता और निरंतरता, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन से लेकर आज तक जितनी हमारी संस्कृति पूरी एक कंटिन्यूस फॉर्म में डेवलप हुई है, ठीक है। हम नगर प्लानिंग बहुत पहले से जानते थे, आज भी उस नगर प्लानिंग के हमारे जो सिटीज़ हैं उसमें देखने को मिल जाता है। विविधता में एकता, बहुत सारे अलग अलग धर्म हैं, 3 बड़े धर्मों की जन्मभूमि रही हमारे भारत, ठीक। अलग अलग भाषाएं, जातियाँ, परंपराएं, बहुत सारी चीज़ें, नॉर्थ से लेकर साउथ तक सब कुछ अलग अलग है, ठीक है। उसके साथ हम लोग यूनिटी में हम लोग रह रहे हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। तीसरा है सहिष्णुता और समन्वय, बहुत सारे धर्म रह रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग मत हैं, विचारधाराएं, उनके साथ हम लोग बहुत शांतिपूर्वक, प्यार से, मेल जोल के साथ हम लोग रहते हैं। कहते नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। तो ये सब हम लोग क्या है, ये हमारी संस्कृति को ही दिखा रहा है कि टॉलरेंस दुनिया के लिए नया वर्ड होगा, लेकिन हम लोग बहुत पहले से टॉलरेंस करते आ रहे हैं चीज़ों को, आपस में एक दूसरे को। और सिर्फ टॉलरेंस ही नहीं बल्कि एक दूसरे का साथ समन्वय भी हम लोगों का है, ठीक है। आध्यात्मिक और नैतिकता, हमने भौतिकता को ज़्यादा बल नहीं दिया बल्कि आध्यात्मिक उन्नति को सर्वोच्च कहा है।
आत्मा ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, इस तरह के उपदेश हमने दिए हैं। ठीक है। धर्म कर्म मोक्ष की अवधारणा, 4 पुरुषार्थ की बात करिए, धर्म कर्म अर्थ मोक्ष में बांटा गया है। ठीक है, गीता में ये कहा गया है। इसी प्रकार आप देखो, लोक संस्कृति, लोक जीवन हमारा देख लो। ठीक है, अलग अलग मेले हो गए, त्यौहार हो गए, कितने सारे मेले हो, कितने सारे त्यौहार हैं, अलग अलग वेशभूषा है हमारी, अलग खान पान है, अलग अलग जीवन है सब जगह का। उसके इन इन सारे डिफरेंसेस के बावजूद हम लोग एक साथ रह रहे हैं। आर्ट्स देख लो हमारा, म्यूज़िक देख लो, लिटरेचर देख लो, ये सारा जो भारत की विशेषताएं, जो भारत की एक जो संस्कृति है, कल्चरल जो हमारी करेक्टरिस्टिक है, वो हमारे डांस में, म्यूज़िक में, लिटरेचर में सब जगह दिखती हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर मिलकर हमारे जो इंडिया है, हमारी जो कल्चर है, उसको एक पूरी दुनिया में एक यूनिक कल्चर के रूप में स्थापित करते हैं। ठीक, तो ये लगभग इसने टॉपिक कवर हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, इसके बाद करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक आए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।